हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी एमसीक्यू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। कोशिश करेंगे मैक्सिमम 1 आवर में हमारे दोनों पार्ट खत्म हो जाएं, मतलब 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो जल्दी से शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं, जो कि हमारी 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, एमपी के किसी भी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो ऑप्शन है हमारा ए मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई और कटाई। तो देखो, अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिट्टी तैयार करना फिर सिंचाई? तो नहीं, क्या होता है, हम जब कृषि पद्धति की जाती है तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिट्टी तैयार करना। फिर उसमें क्या बीज बोते हैं, तो फिर होती है बुआई। बुआई के बाद बीज को पानी की जरूरत पड़ती है तो उसे बोलते हैं सिंचाई। और फिर फसल जब पक जाती है तो उसे काटा जाता है। तो क्रम क्या होगा? मिट्टी तैयार करना मतलब जुताई, फिर बुआई, फिर सिंचाई और फिर कटाई, जो कि कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई और कटाई। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया है? तो यह किसने? यूएन ने। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को कैमिलिड वर्ष घोषित किया था। वहीं 2023 को किसको? 2023 को क्या घोषित किया गया था? 2023 को घोषित किया गया था बाजरा वर्ष। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, मिलेट वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, आगे भी कई बार पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करें 2025 की, तो 2025 में यूएनओ ने 4 अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किए हैं। एक है क्या? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। दूसरा है क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। कौन सा? क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। और जो तीसरा है वह है ग्लेशियर संरक्षण। क्या है? ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। और जो फोर्थ है वह अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास। तो इस प्रकार से 4 वर्ष घोषित किए हैं। हम बात करें यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1975 को। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975। क्या? 1975। नेक्स्ट बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। कहां? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र, तो हिमालय इसमें आ गया, सुंडालैंड आ गया, पश्चिमी घाट आ गया, नारो हिल्स हो जाएगा। यह क्या हॉटस्पॉट नहीं है? यह क्या है? यह है जैव विविधता विरासत स्थल है। क्या है? जैव विविधता विरासत स्थल। क्या बोलते हैं इसको? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लेस। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लेस है ये। और इसकी जो स्थापना ये कहां पर है? पहले तो कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहां? सतना जिले में है। और इसकी स्थापना 2002 के जैव विविधता अधिनियम के तहत की जाती है। 2002 के जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। नेक्स्ट, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो इसरो ने हाल ही में कौन सा आदित्य L1 सौर मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। यह कहां? यह है सूर्य के परीक्षण के लिए, उस पर अनुसंधान करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और यह L1 लंग्रांज बिंदु पर स्थापित
होगा। लैग्रांज बिंदु क्या होता है? दो खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, तो दो खगोलीय पिंडों के बीच का वह एक पॉइंट जहां पर दोनों खगोलीय पिंडों का जो दो खगोलीय पिंड हैं इनका जो अट्रैक्शन है, मतलब जो आकर्षण बल है, वह क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है। ना ही पॉइंट इस तरफ जाता है ना ही इस तरफ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है लैग्रांज बिंदु। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 3 लैग्रांज पॉइंट हैं, तो यह L1 पॉइंट पर इसे भेजा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी एंड डी, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये दोनों राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ था 1992 में। फिर फ्लोरोसिस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह था 2008-9 का। और एनीमिया हेतु जो आयरन प्लस पहल है, कौन सी? एनीमिया नियंत्रण के लिए आयरन प्लस पहल है 2013 में प्रारंभ की गई। और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। यह है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो व्यापम का हो या एमपी गवर्नमेंट में किसी कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें पूछा जा सकता है इनके ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है? तो सबसे स्थिर इकोसिस्टम कौन है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन देखते हैं, वन पारिस्थितिकी, रेगिस्तानी, समुद्री और घास। तो ऑप्शन सी समुद्र। देखो समुद्र या महासागर आ जाए, समुद्र आ जाए या महासागर आ जाए, देखो ये समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए यह सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां एक जीव समुदाय रहता है, आपस के पर्यावरण से कनेक्टेड है, एक अलग से उनका पर्यावरण डेवलप हो जाता है, वह उनका पारितंत्र कहलाता है ना। पारितंत्र की सबसे पहले संकल्पना किसने दी थी? तो अर्नेस्ट हैकेल और एजी टॉन्सले, दो नाम आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? देखो बायोडिग्रेडेबल क्या? जो चीज हम धरती पर छोड़ दें तो वह स्वतः ही क्या हो, जो पृथ्वी है उसके तत्वों में घुल जाए, तो वो क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल, या अपघटक के द्वारा उसका अपघटन कर दिया जाए, है ना। तो कागज है, भोजन तथा पादप अपशिष्ट हैं, कीटनाशक नहीं है। जो कीटनाशक है वो रासायनिक उर्वरक हैं, वह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यह एक बार फसल पर डाले जाते हैं, मिट्टी में लंबे समय तक इनके प्रभाव रहते हैं, लंबे समय तक इनके अवशेष रह जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। कास्ट और सेल्यूलोज, कास्ट मतलब लकड़ी, सेल्यूलोज क्या है? जो पादप है, पादप कोशिका की जो क्या बोलती है? सेल वॉल बनती है, सेल वॉल वह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। पहली चीज तो याद रखो, पारितंत्र में हम बात करें खाद्य स्तर की, खाद्य प्रणाली में, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा का प्रवाह कम होता है वह लिंडेमान का नियम। लेकिन यह जो ऊर्जा के बारे में बात होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक, वह किसमें? थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी के तहत होती है। और यह जो पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण है वह डिफाइन होता है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से। किससे? द्वितीय नियम से। ऊष्मा गतिकी के 4 नियम हैं, जिसमें पहला कहलाता है शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। यह ऐसे 4 नियम हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो शब्द है यह हड्डियों के निर्माण और टूटने दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों हो जाएगा। देखो ऑस्टियो क्या यहां हड्डियों को डिनोट करता है, याद रखना। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो देखो ग्रीन मफलर क्या कि जो रोड हैं, हाईवेज हैं, क्या है? हाईवे। तो हाईवे के दोनों ओर पेड़ों की, किनकी? पेड़ों की वॉल खड़ी करने से संबंधित, पेड़ों की बॉल खड़ी करने से संबंधित एक प्रोजेक्ट था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारी वाहन निकल रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, तो उस शोर को ये पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे, साथ ही साथ जो धूल कण उड़ाए जाते हैं वाहनों के अंदर वो भी ये पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे, और इसके जो इस तरफ की और इस तरफ की जो क्षेत्र है, आबादी है, उनको इनके प्रदूषण से कम नुकसान होगा। तो क्या ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड सी।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार किया गया है? यह 2023 की रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, जो बहुआयामी गरीबी के बारे में। तो इसमें है अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर सही आंसर है। हम बात करें बहुआयामी गरीबी की, तो बहुआयामी गरीबी के जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्ट आती है वह नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई थी, नीति आयोग के द्वारा। और भारत में इसके लिए 3 संकेतक हैं। कौन कौन से 3 संकेतक? इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 संकेतक किए गए हैं। अब इन तीनों के अंदर और भी बहुत सारे हैं। जैसे स्वास्थ्य में क्या? उनका पोषण, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य देखा जाता है, मातृत्व स्वास्थ्य। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के एक तो वर्ष और उपस्थिति, वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, प्रति वर्ष कितने दिन उपस्थित हो रहे हैं। फिर जीवन स्तर में रसोई के लिए कौन से ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। फिर स्वच्छता की बात होती है, आवास की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है कि किस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और कितनी उपलब्धता हो रही है। यह क्या? यह बहुआयामी गरीबी में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? देखो, उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है क्या? अचीवर श्रेणी में रहा था मध्य प्रदेश को अचीवर श्रेणी का दर्जा मिला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम व्यवस्थित करें। देखो, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, क्या है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में निम्नतम से उच्चतम। तो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहां हुई थी? तो अनूपपुर में। सबसे कम अनूपपुर में हुई थी। कितनी हुई थी? तो यह हुई थी 12.3%, 12.3%। तो ऑप्शन सी और डी तो आपके यहां कट जाएंगे। अब क्या आना चाहिए? ए और बी। तो जो सेकंड नंबर पर है सबसे कम अनूपपुर, फिर क्या था? बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और मंदसौर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां हुई थी? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक हुई थी कहां? इंदौर में। कहां? इंदौर में। और फिर इंदौर के बाद नंबर आता है झाबुआ का। किसका? झाबुआ का। अंतर समझिए आप, इंदौर में कितनी वृद्धि हुई थी? इंदौर में हुई थी 32.88% की और अनूपपुर में 12% की। तो इतना बड़ा गैप है। ठीक, सबसे कम कहां? अनूपपुर, सबसे ज्यादा इंदौर। देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनके जनगणना के, सेंसस के, तो उसमें आपको क्या मिनिमम 3 चीजें याद करनी है। सर्वाधिक कहां हुए, उनके 3 कर लो, और न्यूनतम कहां हुए, उनके 3। कोई भी पॉइंट आ जाए उसके लिए। इससे क्या आपसे सारी चीजें बनेंगी और आपका क्या आंसर गलत नहीं होगा। ऑप्शन से आप सही आंसर टिक कर लोगे। नेक्स्ट, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, टांट्या मामा तो आप जानते होंगे, टांट्या भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी याद में। तो ऑप्शन ए है कि आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ क्या आर्थिक कल्याण लिखा है, तो शिक्षा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है ना? ऑप्शन बी। और कैसे कटेंगे? तो खेलों को बढ़ावा, बिल्कुल भी नहीं है। बुनियादी ढांचे का विकास, वित्तपूर्ण नहीं, बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है। क्या है? यही है, क्या? उद्योगों, आर्थिक कल्याण की बात है, तो नए उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी की आपूर्ति। इसमें कितना? 10,000 रुपए से 10,000 से 1 लाख तक, 1 लाख रुपए तक की सहायता। और पात्रता 18 से 55 वर्ष, 18 से 55 वर्ष के लोगों के लिए यह योजना है। कितने? 18 से 55 वर्ष के लोगों के लिए। ऐसी ही एक और योजना प्रारंभ हुई थी, कौन सी? भगवान बिरसा मुंडा योजना, है ना? अब इसमें क्या? 18 से कितने? 18 से 45 वर्ष के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना थी। क्या थी? स्वरोजगार
इसमें क्या था 18 से 45 वर्ष। देखो मैं बार बार इस एज पर क्यों आपको कर रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है माइनिंग इंस्पेक्टर के पेपर में। तो आप इनकी जो क्राइटेरिया वाली एज है टांटिया मामा में 18 से 55 और इसमें 18 से 45, और इसमें जो है इसमें कितनी सहायता, इसमें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्वरोजगार के लिए या उद्योग स्थापित या प्रारंभ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। तो किसके लिए, ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के लिए क्लस्टर कहां पर है, ग्वालियर में। कहां, ग्वालियर में। ऐसे ही हम औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, किसकी, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। तो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स प्रमुख रूप से जो इंदौर में है वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। और वहीं जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में कौन सा है, छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। वहीं भोपाल में क्या फेमस है, भोपाल में भेल, भेल हैवी व्हीकल फैक्ट्री भेल भोपाल की फेमस है। जबलपुर में क्या है, रेडीमेड क्लस्टर, रेडीमेड क्लस्टर, रेडीमेड। भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर में। तिलवारा घाट, ग्वारी घाट सब कहाँ, जबलपुर में है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उच्च न्यायालय हमारे संविधान में भाग 6 में, भाग 6 में अध्याय 5, भाग 6 के अध्याय 5 में है। अध्याय 5 में हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है और आर्टिकल 214 से 231, 214 से 231 तक हाईकोर्ट के बारे में जो क्या है संविधान में वर्णित है। और जो अधिकतम आयु है वह है 62 वर्ष। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, कितनी, 62 वर्ष। वहीं हम योग्यता की बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक 2 या अधिक, सॉरी 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालय में जो वकील का काम है वो किया हो, फिर 5 साल के रूप में क्या, जज रहा हो। ये क्या है, योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक भी रहा हो। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बनाया गया। देखो इनकी नगर पालिका की बात की है, नगर पालिका कानून किसके तहत, तो 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992 का था। और लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, एक्ट था 1992 का, लागू हुआ 1 जून 1993, 1 जून 1993। इसके द्वारा क्या संविधान में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 74, संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो पार्ट 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई, 18 विषय नगर पंचायत या स्थानीय निकाय को जोड़ा गया और साथ ही साथ त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की शुरुआत हुई। इसमें क्या, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम ये प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड रिपन। कौन थे स्थानीय स्वशासन के जनक, यह थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 में 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए एक एक्ट पारित किया था, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। और क्यों महत्वपूर्ण है ये, यह महत्वपूर्ण है 1881 में 1881 में नियमित जनगणना क्या हुई थी, नियमित जनगणना हुई थी। पहली हुई थी 1882 में और नियमित रूप से 1881 में, 1872 में फर्स्ट और नियमित फर्स्ट कहलाती है 1881 की जनगणना। साथ ही साथ 1881 में ही कारखाना अधिनियम आया था। क्या आया था, कारखाना एक्ट, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में लगाने पर निषेध किया गया था, याद रखिएगा। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कब लागू हुआ था, जो हुआ था 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, वह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, स्पीकर। चाहे अगर वह क्या हो, राज्य विधानसभा में हो तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और यही कहाँ हो, लोकसभा में हो, लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा स्पीकर करता है। तो धन विधेयक कहीं भी हो, कौन निर्धारित करता है, वह करता है उसका अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष। जो
धन विधेयक है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं जो संसद में है, लोकसभा में है, वहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन? कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन डी सही आंसर है। यह सर्वाधिक समय तक रहने वाले क्या हैं? सर्वाधिक समय तक रहने वाले स्पीकर भी हैं। और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? तो वह हैं तेजलाल टेम्भरे। कौन? तेजलाल टेम्भरे जी, यह रहे हैं। और मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वह हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो यह कौन सा है? आर्टिकल 322। कौन सा? आर्टिकल 322। हम बात करें लोक सेवा आयोग संविधान में कहां वर्णित है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक कहां? भाग 14 में वर्णित है। क्या? लोक सेवा आयोग के बारे में। 320 में क्या है? तो आयोग के कृत्यों के बारे में है, कृत्य। और 321 में क्या है? कृत्य विस्तार की शक्ति, जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, फंक्शंस के विस्तार की शक्ति के बारे में है। वहीं 322 में क्या है? आयोगों के व्यय, जो व्यय है, व्यय के बारे में। और 323 में क्या दिया गया है? प्रतिवेदन, आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है। रिपोर्ट, यह क्या होती है? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योजना आयोग का कब हुआ था? 1952 में। कब? 1952 में। और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? N for national, I for institution, for transforming India, national institution for transforming India, यह इसका क्या है? फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन? पीएम होते हैं। फिर एक सीईओ होता है और एक क्या होता है? एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। अब आप बताएंगे VVR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी, इनमें से कौन सीईओ है और कौन अध्यक्ष है? नेक्स्ट है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग कहाँ? आर्टिकल 280 में दिया गया है। कहाँ? आर्टिकल 280 में। जो क्या, जो केंद्र सरकार को प्राप्त राजस्व है उसमें राज्यों का हिस्सा कितना रहेगा, कैसा रहेगा, उसके संबंध में क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं केंद्र सरकार से। तो पहले तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। ऑप्शन बी। वहीं हम बात करें वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिनके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष हैं श्रीमान अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी। और 15वां वित्त आयोग जो था वह था NK सिंह। कौन? NK सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, इनकी जो सिफारिशें हैं वह 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक के लिए लागू होंगी। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है? तो खाद्य संरक्षण आयोग किसके तहत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इससे क्या? राइट टू ईट प्राप्त हुआ था लोगों को। याद रखना, ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 है, इसके क्या? FSSAI का गठन हुआ था। इससे FSSAI हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, तो कहां पर है? तो इसका आंसर है, देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो आया था वो 1990 में। इसके तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। कब आयोग का गठन हुआ था? 1992 में। और अधिनियम 1990 का था। और जो आंसर है ऑप्शन सी, धारा 10 में। धारा 10 में उसके कार्य निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो देखो, समानता से संबंधित अधिकार,
फिर शिक्षा संबंधी अधिकार, जीवन संबंधी अधिकार, स्वतंत्र संबंधी अधिकार सभी मानव अधिकार के आयोग में है। यह स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है। इस मानव अधिकार में यह मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा, मानव अधिकार उसके लिए कार्य करेगा। तो ये सारे मानव अधिकार हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या डिलीट किया गया था। मानव अधिकार होते क्या है? मानव को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, मानव को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। 1215 ईस्वी का चार्टर आप याद रखेंगे, जो मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या कहलाता है, बहुत मतलब मैग्ना कार्टा कहलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जनजाति आयोग तो कैसे गठन होता है? आर्टिकल 338B तो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले तो आप याद रखेंगे। फिर 89th अमेंडमेंट संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 2004 में। उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से गठित हुआ। पहले क्या 338 में, 338 में एक ही राष्ट्रीय जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था। 2004 में यह अलग हुआ है। इसमें क्या 1+1+3 की बॉडी होती है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, कैग अधिकतम कितने वर्षों तक अपना पद धारण करते? तो ये करते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखो कैग क्या होता है? केंद्र सरकार का वकील होता है, प्रथम विधिक सलाहकार होता है एक प्रकार से कहें। और ये क्या करता है? यह जो है आर्टिकल 148 से 151 तक इसके क्या है, इसके संबंध में प्रोविजन कहाँ है? संविधान में है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। यह चीजें आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कब गठन हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2000 में कौन सी समिति का गठन किया था? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? तो वह थी वाई के अलग समिति। ऑप्शन डी, वाई के अलग समिति, है ना। इन्होंने वाई के अलग समिति आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में। कहां? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला टीम में शामिल रहीं? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में सुशीला चानू थी, मोनिका थी, वंदना कटारिया थी। तो प्रयोग सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2020 है, यह कब 2021 में हुआ था? किस कारण? कोरोना लॉकडाउन के कारण यह 1 साल पोस्टपोन हुआ था, याद रखना। और इसमें भारत ने कुल कितने 7 मेडल जीते थे, जिसमें क्या था? 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या थे? 4 कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल थे। वहीं हम बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक की, कहां हुआ था? पेरिस में। इसमें भारत ने टोटल कितने 6 मेडल जीते थे। 6 मेडल में क्या 1 रजत, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। यहाँ जो 1 गोल्ड जीता था वह जो गोल्ड था वह किसने? नीरज चोपड़ा ने। यह सिल्वर भी नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता था। सिल्वर से गोल्ड में वह कन्वर्ट हो गए थे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को मिला था? 2022 में यह मिला था, ऑप्शन डी, अचंता शरत कमल। यह क्या? टी टेबल टेनिस खेलते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है यह 1992 में प्रारंभ हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जो कहलाते थे उनकी याद में यह प्रतिवर्ष 19 अगस्त को घोषित किया जाता है। कब? 19 अगस्त को घोषित किया जाता है। याद रखेंगे आप, ये कभी भी पूछा जा सकता है। 2024 की बात करें तो 2024 में यह डी
डी गुकेश जो किससे, चेस से संबंधित हैं। मनु भाकर जो क्या है, शूटिंग, इन्होंने ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। प्रवीण कुमार जो क्या थे, पैरा ओलंपिक एथलीट, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। और हरमनप्रीत सिंह, इन 4 लोगों को मिला है 2024 के लिए। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में किसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया, तो यह मिला था मिस्टर श्रीनिवास वर्धन, ऑप्शन सी श्रीनिवास वर्धन। हम बात करें पद्म विभूषण तो नागरिक सम्मान है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी पर इनकी घोषणा की जाती है। 2025 में कितने 7 लोगों को यह दिया गया है, 7 लोगों के लिए घोषणा की गई है। एक हैं डॉक्टर डी नागेश्वर राव रेड्डी। वहीं नेक्स्ट हम बात करें तो अगले हैं जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। जो नेक्स्ट हैं 3rd नंबर पर हैं वो हैं के लाखिया, जो 2nd थे जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, 3rd हैं के रजनीकांत लाखिया। जो 4th हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, है ना। ये हैं 5th जो हैं वो हैं कौन, वासुदेवन नायर, नाम याद रखेंगे। जो 6th हैं कौन, ओसामू सुजुकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी पूछा सकता है ये क्या है, इंडियन नहीं, ये क्या है, यह जापान के निवासी हैं। कहाँ के, जापान के, इसलिए महत्वपूर्ण है, पद्म विभूषण मिला है। और जो 7th हैं वो हैं कौन, वो हैं शारदा सिन्हा। आगे बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान सूत्र नैनीताल, बिल्कुल करेक्ट, सही है। नेक्स्ट है रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, बिल्कुल सही। फिर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, नहीं, यह कहाँ है, यह मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है, मैसूर में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने क्या पूछा, क्या सुमेलित नहीं है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, भारत ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच किस देश से और किस वर्ष खेला था, तो भारत ने अपने चाहे टेस्ट खेला हो चाहे वनडे खेला हो, किसके साथ खेला था, इंग्लैंड के साथ। तो भाई पहले तो ऑस्ट्रेलिया हट जाएगा, तो क्या है, इंग्लैंड ने आंसर। इंग्लैंड में कब खेला था, 1974 में, याद रखना। 1975 में क्या हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप। 1983 का इंडिया जीता था, इंडिया विन, है ना। इसके बाद 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता था। नेक्स्ट 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखो याद रखना 2014 में एनडीए की सरकार आई और 2015 में योग दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था, है ना। कब, 2015 में यूएन ने मनाना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर, तो ये कौन है, मंजू। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो उस समय का, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है इसके लिए आपको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष, क्या, स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन, तो कौन है ये, जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी। इनके याद में क्या, जमशेदपुर में इतनी बड़ी स्टील फैक्ट्री है, इसलिए इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी आए तो आपको निष्फिक्र होकर, किसी इंडियन व्यक्ति का नाम है तो पहले उनको प्रायोरिटी देनी है, इंडिया का नाम है तो उनको प्रायोरिटी देनी है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब कोई इंडियन ऐसी चीजें प्राप्त करता है। तो इसमें और सिंपल हो गया, इन्होंने देश का नाम पूछा है तो किसको, भारत। ये तत्कालीन किसको, तत्कालीन गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला था। किसको, शक्तिकांत दास, तत्कालीन गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है ना, नहीं है। देखो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल क्या होते हैं, ऐसे पोर्टल जहां खरीद बिक्री
के बारे में चर्चा हो सकती है, खरीद बिक्री की चर्चा होती है, बोली लगती है, वो सभी क्या होते हैं, ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल जहां टेंडर्स मंगवाए जाते हैं। कौन, मतलब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और रिटेलर के बीच में भी हो सकती है, याद रखना। तो ई टेंडर्स में होगी, तो यह तो है जेम पोर्टल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या जो बुनकर हैं, किसान हैं, अपना क्या सामान यहाँ बेच सकते हैं, तो यहाँ होगी। एमपी ऑनलाइन नहीं, यहाँ क्या सरकार अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। एमपी गवर्नमेंट का पोर्टल है, 2006 में शुरू हुआ था, ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है ये। फिर एमपी लुन, LUN, ये भी है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक उदाहरण जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। टेलीफोन लाइन का यूज किसमें किया जाता है, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या आवाज और इंटरनेट, आवाज और डाटा दोनों का क्या होता है, दोनों का ट्रांसमिशन होता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सैटेलाइट इंटरनेट का एक उदाहरण क्या है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है सैटेलाइट इंटरनेट का उदाहरण है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स क्या 24/7 की क्षमता है ना, बिल्कुल सही है। सीमित पहुंच नहीं बल्कि है सीमित को, ब्रॉड पहुंच को बढ़ा देता है। पर खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिगत करने की क्षमता, बिल्कुल नहीं, यह मतलब अक्षमता नहीं, ये सक्षम बनाता है व्यक्ति को। आपको किस साइज की टी शर्ट चाहिए, आपको किस साइज का पेन चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ाता है। फिर ऊंची परिचालन लागतें, बिल्कुल नहीं, सस्ता कर देता है। मार्केट में आपको महंगी महंगी दुकानें नहीं खरीदनी है, केवल कहीं भी आप एक गोदाम बनाओ और ऑनलाइन तरीके से अपनी चीज को बेचो, अपनी वस्तु को बेचो। तो ऑप्शन ए 24/7 क्या है, कार्य करने की क्षमता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता यूजर को संवेदनशील सूचना जाहिर करने के लिए छल करना पड़ता है। देखो, आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी इस चैनल पर PSC के हमने सॉल्व कराए हैं, उसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको मिल जाएगा, आया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये फिशिंग हमला कहलाता है। क्या कहलाता है, फिशिंग अटैक, जिसमें छल करके संवेदनशील सूचना, जो कहना चाहिए कि धोखा देकर उसकी गुप्त सूचनाएं क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। DOS का क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या काम है। तो फायरवॉल क्या होता है भाई, आप लोग पढ़ते हैं एक एंटीवायरस के बारे में, पढ़ते हैं एक फायरवॉल के बारे में। तो एंटीवायरस क्या वायरस वगैरह सुरक्षा करता है, ऐसे ही यह भी जो अनऑथोराइज्ड एंट्री होती है उसको रोकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं, ये रोकता है। तो अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है, बिल्कुल सही, अवरुद्ध करता है, रोकता है अनाधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ऑप्शन बी सही आंसर है। बैकअप तैयार, बिल्कुल नहीं है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फायरवॉल का। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है, ये क्या है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो C2B, सिटीजन टू बिजनेस नहीं, बिजनेस से सिटीजन क्या आएगा, बिजनेस, कंपनी से सिटीजन। C2C, सिटीजन टू सिटीजन नहीं, सिटीजन टू सिटीजन क्या होगा, OLX की एक प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति है तो अपना बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो वो C2C हो जाएगा। जेम पोर्टल हो जाएगा C2B। फिर B2C, बिजनेस टू कस्टमर, सही है, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। फिर B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ अलीबाबा है, यह थोक में वस्तुओं को बेचती है, चाइनीज कंपनी है, तो यह बिजनेस टू बिजनेस। तो C एंड D ऑप्शन सही हो जाएंगे, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्राप्त किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो देखो क्या है, मान लो एक रिसीवर है, इसके पास कोडेड क्या आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, कोडेड आ रहे हैं, क्या कोड संकेत आ रहे हैं, तो इसको क्या करता है, यह डिकोड कर देता है। क्या करता है, डिकोड। तो संकेतों को क्या करता है, विसंकेतन करता है, कोड को डिकोड करता है ना, रिसीवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल है, किसका है, यह माइक्रोसॉफ्ट का है। मोजिला फायरफॉक्स है, किसका है, मोजिला फायरफॉक्स वालों का है। गूगल क्रोम कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में होगा, सभी जगह होगा, यह किसका है, यह गूगल का है।
है ना। और फिर है याहू, तो यह आप नहीं है, यह क्या है, सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। कौन सा, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट हम बात करें चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो चैट जीपीटी किसके द्वारा, तो ओपन एआई के द्वारा, है ना। इस कंपनी का है चैट जीपीटी। देखो गूगल का क्या है, गूगल का एआई टूल, चैट जीपीटी है क्या, यह एक एआई टूल है, एआई टूल है ना। गूगल का क्या है, जेमिनाई, जेमिनाई गूगल का है। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, क्या है, को पायलट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए तो इस क्लास का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, क्या था, वैक्यूम ट्यूब, है ना। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब किसमें था, फर्स्ट पीढ़ी में। यह है ट्रांजिस्टर क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर। में बात करूं थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन में क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप। तो याद रखेंगे आप, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और जो थर्ड है, थर्ड में आईसी चिप का यूज किया गया था। चलिए यहाँ पर हमारे वीडियो खत्म होता है। 50 क्विक क्वेश्चन हमने खत्म किए। सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और लाएंगे और जल्दी से उसको भी हम आधे घंटे में खत्म करने का प्रयास करेंगे। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो वही जितने भी पेपर आपको सॉल्व कराने हैं आप कमेंट कर दीजिए, हम इनको सॉल्व करके आपको देंगे। और भाई चैनल को बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ और हमें भी प्रमोट करो। थैंक यू।